हेलो एंड नमस्ते। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं सभी? नमस्कार, जल्दी से आ जाओ सारे। क्या हाल चाल है बताएंगे, फिर हम शुरू करेंगे हमारी क्लास को। जल्दी से आ जाओ। सुदेश, विशाल, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जल्दी से आओ। क्या हाल चाल है? पढ़ाई करी कि नहीं करी 2 दिन के गैप में? पढ़ाई करी? डीपीपी पढ़ी? डीपीपी कर ली? प्रियंका, जयदेव, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, जल्दी से आ जाओ। अनीशा, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, जल्दी से आ जाओ। तो अलाइड एंगल कंसेप्ट मेरे को उम्मीद है कि अब बहुत अच्छे से सबको आ गया होगा। अलाइड एंगल कंसेप्ट में अब किसी को कोई समस्या नहीं आ रही होगी, ऐसी मेरी उम्मीद है। ठीक है। व्हाइट बोर्ड लूंगा तो तुम्हारी आईज पे स्ट्रेन पड़ेगा ना विशाल? अगर मैं व्हाइट बोर्ड लूंगा तो स्ट्रेन आएगा। चलो। काश, गुड इवनिंग सर। स्क्वायर वाला सोल्व नहीं हुआ। स्क्वायर वाला इसके ऊपर कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर वो लिखा हुआ था, वो मैंने समझाया तो था सुदेश कि स्क्वायर का क्या मतलब होता है। चलो, डीपीपी के सॉल्यूशन से एक बार ट्राई करना, हो जाता है तो। आज हम जो करने वाले हैं, वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को करने वाले हैं। आज हम ट्रिग्नोमेट्री को एक फंक्शन की तरह देखने वाले हैं। ठीक है। हेलो नमन, अदिति, फूल बाबू, गुड इवनिंग। आज हम प्रॉपर फंक्शंस की तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को देखेंगे। जैसे हमने अलग अलग तरीके के फंक्शंस देखे थे सेकंड चैप्टर के अंदर, है ना? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये फंक्शन, वो फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, हमने वो सारी की सारी चीजें देखी थी। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को देखने वाले हैं एकदम उसी तरीके से जैसे हमने फंक्शंस में देखा था। ठीक है। तो तुम्हारे पास पहला फंक्शन आता है, चैप्टर का नाम भी तो यही है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आज हमारा नया टॉपिक होने वाला है। तो पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम कौन सा डिस्कस करेंगे? एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम डिस्कस करेंगे एफ एक्स इज, ठीक है। साइन एक्स फंक्शन को डिस्कस करेंगे कि साइन एक्स फंक्शन क्या होता है, कैसे क्या इसका काम होता है, क्या इसके अंदर पुट किया जा सकता है, क्या इसकी डोमेन होती है, क्या इसकी रेंज होती है। सारी की सारी चीजें हम इसके अंदर आज डिस्कस करेंगे। ठीक है। और बातों को समझेंगे कुछ, तो ये बातें अब तुम्हें पता होनी चाहिए। फिर इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की अगर बात करें, सबसे पहले साइन एक्स की, तो सबसे पहले मैं तुम्हें साइन एक्स का ग्राफ दिखाता हूं कि साइन एक्स का ग्राफ कैसा दिखता है। वहीं से तुम्हें कुछ बातें क्लियर होंगी। या फिर चलो, हाँ, पहले ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि ग्राफ बनाने के लिए एक्स एक्सिस की तो वैल्यूज हम पुट करते हैं और वाई एक्सिस पे मुझे फंक्शन की वैल्यूज मिलती है, जिससे मैं ग्राफ बनाता जाता हूं। अब तुम सोच रहे होगे कि सर एक्स एक्सिस जब तुम पुट करोगे, तुम सोच रहे होगे कि सर जब आप एक्स एक्सिस इसके अंदर पुट करोगे तो अब इसके अंदर तो एंगल पुट होते हैं। जैसे कि तुम इसके अंदर क्या पुट करोगे? 30 डिग्री। 30 डिग्री पुट करोगे तो साइन 30 डिग्री बनेगा सर। साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। पर 30 डिग्री में एक्स एक्सिस पे कैसे देखूं? एक्स एक्सिस पे तो डिग्री में नंबर थोड़ी ना होते हैं। एक्स एक्सिस पे तो नंबर्स होते हैं, डिग्री थोड़ी ना होती है। तो पहले तो इसी बात का सॉल्यूशन करते हैं। 30 डिग्री का मतलब क्या है? 30 डिग्री का मतलब है पाई बाई 6 रेडियंस। समझ रहे हो?
30 डिग्री का मतलब क्या है, पाई बाई 6 रेडियंस। और पाई बाई 6 रेडियन जो हो गया, ये रेडियन में तो हो गया पाई बाई 6, ये डिग्री में हो गया 30। पर पाई बाई 6 को देखो तो क्या ये एक रियल नंबर नहीं है? पाई बाई 6 को अगर तुम देख रहे हो तो क्या एक ये रियल नंबर नहीं है? क्योंकि पाई की वैल्यू होती है 3.14, अप्रोक्सीमेटली 3.14 होती है। इसको 6 से डिवाइड करोगे तो 0.5 है ना, 14 मतलब 52 कुछ ऐसा अप्रोक्सीमेटली कोई रियल नंबर आएगा। यानी कि अगर मैं 30 डिग्री को देखूं तो 30 डिग्री कुछ भी नहीं है। 30 डिग्री रेडियन में तो पाई बाई 6 लिखा जाता है, पर वो एक रियल नंबर है। देखो 0.52 टाइप का, वो क्या है, एक रियल नंबर है 0.52 टाइप का। यानी कि 30 डिग्री बोलूं या फिर मैं रियल नंबर बोलूं, यानी कि 30 डिग्री रखने का मतलब क्या है, साइन के अंदर 30 डिग्री पुट करने का मतलब क्या है, साइन के अंदर 30 डिग्री पुट करने का मतलब है कि तुमने इस तरीके का एक रियल नंबर पुट किया है, इस तरीके का एक रियल नंबर पुट किया है, उस पे साइन ने 1/2 वैल्यू दी है। समझ आ रही है मेरी बात? तो तुम्हें यह समझना है कि हमने पाई बाई 6 पुट किया है। हमने क्या पुट किया है? पाई बाई 6 पुट किया है। अगर यहाँ पे 30 डिग्री भी लिखा हुआ है कहीं पे, तो तुम्हें समझना है कि 30 डिग्री का मतलब क्या है कि पाई बाई 6, यानी कि 0.5 टाइप का कोई नंबर पुट किया हुआ है। जो मैं बात समझाना चाह रहा हूँ वो बात तुम्हें समझ आ रही है? थोड़ा सा अलग नजरिए से देखने वाली बात है, बस कर सारा का सारा काम वही रहे हैं, बस थोड़ा सा एक अलग नजरिए से देखने वाली बात है। क्या जो मैं बोल रहा हूँ वो तुम्हें समझ आ रही है बातें? तो पहली बात तो ये क्लियर हो जानी चाहिए कि सर एक्स एक्सिस पे डिग्री है, पर हम तो नंबर कैसे रखेंगे? समझ रहे हो? तो भाई 30 डिग्री भी एक रियल नंबर ही है। 30 डिग्री भी क्या है, एक रियल नंबर ही है, 0.52 जैसा। समझ गए? बोलो जल्दी बताओ, ये बात समझ में आती है या नहीं आती? अब बात आती है कि साइन एक्स की डोमेन क्या होगी और साइन एक्स की रेंज क्या होगी। साइन एक्स की जो डोमेन होती है, साइन एक्स की डोमेन होती है तुम्हारी ऑल रियल्स। साइन एक्स के अंदर तुम कुछ भी पुट कर सकते हो जो तुम्हारा मन करे। साइन एक्स के अंदर इस दुनिया का हर रियल नंबर पुट किया जा सकता है, यानी कि साइन एक्स इस दुनिया का हर एंगल पे वैल्यू देता है। गुड इवनिंग दिव्यांश। और अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं, साइन एक्स की अगर मैं रेंज की बात करूं, तो साइन एक्स की जो रेंज होती है ना, वो -1 से 1 तक होती है। -1 से 1 का क्लोज्ड इंटरवल। यानी कि इसका मतलब क्या है कि साइन एक्स की जो मिनिमम वैल्यू है वो होगी -1। साइन एक्स की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है -1, और साइन एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो होगी 1। और इसके बीच में मिलेंगी सारी वैल्यूज। साइन एक्स कभी भी 1 से बड़ी वैल्यू नहीं दे सकता, साइन एक्स कभी भी -1 से छोटी वैल्यू नहीं दे सकता। समझ रहे हो? इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी मिलेगी साइन एक्स की? साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू मिलेगी -1, और साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिलेगी? 1। हमने इतने अलाइड एंगल कंसेप्ट लगाए, तुम्हें कहीं पे साइन एक्स की वैल्यू -1 से छोटी या 1 से बड़ी दिखी? बताओ। अब साइन एक्स का ग्राफ देखते हैं कि साइन एक्स का ग्राफ कैसा दिखता है। ठीक है, साइन एक्स का ग्राफ देखेंगे। जैसे कि मान लो यहां पे तो 0 है, यहां पे माना तुम्हारा 1 है, यहां पे तुम्हारा क्या है, -1 है। पहले थोड़ा सा रफ ग्राफ बनाते हैं, फिर थोड़ा सा फेयर ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो साइन के अंदर 0 एंगल रखो। जब साइन के अंदर 0 रखा तो कितना मिलेगा? 0। साइन 0 कितना होता है? 0। फंक्शन के अंदर 0 रखो, तो 0 रखने का मतलब क्या है? साइन 0 0 है ना। फिर जो जो एंगल्स तुम्हें पता है ना वो वही रख लो, फिर उनको हम ज्वाइन कर लेंगे। जो जो एंगल्स मुझे पता है मैं वही रख लूंगा। फिर तुम्हें क्या पता है? f ऑफ π/6 पता है, 30 डिग्री पता है ना। 30 डिग्री पे साइन कितनी वैल्यू देता है? 1/2 देता है। ठीक है, मैं यहाँ थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, यहाँ जगह का थोड़ा इशू रहेगा। f ऑफ 0 कितना आएगा? साइन 0, यानी कि 0। f ऑफ π/6 कितना आएगा? साइन π/6। साइन π/6 कितना होगा? 1/2। यानी कि पहले अगर 0 था तो अब कितना हो गया? 1/2 हो गया, थोड़ी सी वैल्यू ज्यादा हो गई।
यानी कि अगर तुमने π/6 रखा है तो वैल्यू कितनी हो गई, 1/2 हो गई। ठीक है, फिर तुम्हें उसके बाद कौन सा पता है, π/4, तो कितना हो जाएगा sin π/4। π/4 कितना होता है, 1/√2, 1/√2। कौन सी बड़ी वैल्यू है, 1/2 बड़ी है कि 1/√2 बड़ी है? इसका रेशनलाइजेशन करके देख लो। जब इसका रेशनलाइजेशन करोगे तो ऊपर तो हो जाएगा √2, नीचे हो जाएगा 2, है ना। तो ये 1.414/2, 0.7 समथिंग है, यानी और बड़ी वैल्यू हो रही है। तो अगर मैं π/4 पे देखूंगा तो π/4 पे साइन थोड़ी सी और बड़ी वैल्यू देगा, समझ रहे हो। फिर π/4 के बाद π/6 पे कितना हो जाएगा, √3/2, थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा। सॉरी, π/3 पे थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा। और π/2 पे कितना बन जाएगा, π/2 पे बन जाएगा तुम्हारा 1। π/2 पे कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। ठीक है, हाँ मैं रेंज को ही बता रहा हूँ जयदेव, 1 मिनट सब्र रखो, रेंज समझ आ जाएगी। तो जैसे जैसे मैं 0 से π/2 तक गया, जैसे जैसे मैं 0 से π/2 तक गया, तो साइन की वैल्यू कितनी हो गई, 0 से 1 तक जाती जा रही है। अब इसके बाद और आगे चलो, ठीक है, जब π/2 से आगे जाओगे तो 120 डिग्री आएगा। अब 30-30 जोड़ते चले जाओ, 120। तो साइन 120 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी तुम्हें। साइन 120 कितना होता है, जब इसके अंदर तुम कितना रखोगे, 120 डिग्री। 120 का मतलब हो गया 3π/2। तुम कन्वर्ट करके देख लेना, मैं सीधा कर रहा हूं, तुम कन्वर्ट करके देख लेना 3π/2। तो साइन 120 कितना होता है, साइन 120 होगा √3/2। इसको क्या लिखोगे, साइन 180 माइनस 60। 180 माइनस 60 कितना होगा, साइन 60 होगा। साइन 60 होता है √3/2, यानी कि वैल्यू अब फिर कम हो गई। 1 से कहाँ आ गए, √3/2 पे आ गए, यानी कि अब यहां आ गए, 1 से और पीछे आ गए, पीछे आ गए। तो देखो 1 से ऊपर नहीं गए हम जो है 1 से आगे नहीं गए, 1 से नीचे आ गए। फिर अगर तुम साइन 150 डिग्री निकालोगे या फिर 135 डिग्री निकालोगे, साइन 135 डिग्री, वो आएगा 1/√2, निकाल के देखना। तो साइन 135 यानी कि 3π/4, तुम्हें कन्वर्ट करके देख लेना, यहां आएगा। फिर उसके बाद मान लो चलते चलते साइन पाई तक आ गए। साइन पाई कितना होगा, साइन पाई होता है 0, मैंने तुम्हें बताया था, साइन 180 डिग्री होगा 0। तो ये यहां से ऐसे चलते चलते तुम्हारे यहां ऐसे जुड़ जाएगा। तो अगर साइन का तुम ग्राफ देखोगे 0 से लेके 180 डिग्री तक, तो वो कुछ ऐसा दिख रहा है। फ्री हैंड से इसको जब मैं ज्वाइन करूंगा तो ऐसा दिखेगा। ठीक है, इस तरफ साइन का जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा दिख रहा है। और अगर पीछे की तरफ देखोगे, नेगेटिव एंगल्स भी देखेंगे, तो फिर तुम माइनस का π/6 रखोगे, माइनस π/6 पे -1/2 मिलेगा। नेगेटिव हो जाती है ना साइन की वैल्यू। अगर तुम f ऑफ -π/6 निकालोगे, -30 डिग्री रखोगे, तो साइन के अंदर -30 डिग्री रखेंगे तो साइन तो माइनस को बाहर निकाल देगा, तो ये -1/2 हो जाएगा, है ना। जितना नेगेटिव में लेते जाओगे साइन उतनी ही नेगेटिव वैल्यू देता जाएगा। जैसे यहाँ पे 30 पे 1/2 दिया है, तो -30 पे -1/2, 45 पे -1 प्लस का 1/√2 दिया है, तो माइनस का 45 रखोगे तो -1/√2, और थोड़ी सी नीचे आ जाएगी वैल्यू, है ना। फिर माइनस का 60 रखोगे, जैसे वहां पे √3/2 दिया है तो यहाँ -√3/2, माइनस का 60 रखोगे, -60, और नीचे आ जाएगी। फिर जैसे जैसे तुम 90 डिग्री रखोगे तो साइन 90 कितना था, +1, और साइन माइनस का 90 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। साइन 90 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को। गुड इवनिंग राजीव। अब और इससे पीछे चलोगे तो नेगेटिव होती जाएंगी वैल्यूज, पर पहले अब -1 हुई है, -1 से आगे चलोगे तो फिर -√3/2 होगा। तो यहां से फिर ग्राफ तुम्हारा ऐसे मुड़ जाएगा। ये पता है, ये तुम्हें बस थोड़ा सा आइडिया लगाने के लिए बता रहा हूं, तुम्हें जो बात पता होनी चाहिए वो मैं तुम्हें अभी बता दूंगा। ये ग्राफ ऐसे आगे चलता जाएगा।
तो साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे चलते जाता है। तो ये मैंने तुम्हें यहां ये दिखाया है कि साइन की वैल्यू -1 से ऊपर नहीं गई और साइन की वैल्यू -1 से नीचे नहीं गई। अब ये आगे ग्राफ फिर ऐसे जाएगा। तुमने फिजिक्स में देखा होगा, साइन का ग्राफ तुम्हें दिखाते हैं, वेव लाइक होता है साइन का ग्राफ। साइन का ग्राफ क्या होता है? वेव लाइक होता है। ये हो गया तुम्हारा साइन एक्स का ग्राफ। ठीक है, तो तुम्हें जो याद रखना है वो ये है, तुम्हें जो याद रखना है वो मैं तुम्हारे सामने ये बना रहा हूं बात, क्या कि साइन एक्स का जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा होता है। ये बात ध्यान रखनी है, साइन एक्स का जो ग्राफ है ऐसा दिखता है। मैं ये बातें पता होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे चलता जाता है साइन एक्स का ग्राफ। ये पता होना चाहिए कि 0 पे 0 है, 0 पे 0 है, 1 वैल्यू यहाँ पे, ये 1 वैल्यू है, ये वाली वैल्यू -1 है ना। अब देखो ध्यान से समझो ये वाला जो एंगल दिख रहा है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये तुम्हें मोटा मोटा एंगल पता होना चाहिए कितने हैं, ये किस तरीके से पैटर्न चल रहा है, ये वैल्यूज तुम्हें पता होनी चाहिए। ठीक है, ये वैल्यूज क्या होनी चाहिए, तुम्हें पता होनी चाहिए। देखो साइन 0 कहाँ हो रहा है, देखो सबसे पहले साइन हो रहा है 0 0 पे, फिर ये यहाँ पे 0 आ रहा है, ये कहाँ आ रहा है, पाई पे। ये बात समझ रही हो ना। देखो ये वाला जो ग्राफ दिख रहा है तुम्हें, यहां से यहां तक का ये ग्राफ, यहां से यहां तक का ग्राफ मैंने ये बनाया, ये वाला ग्राफ, समझ पा रहे हो इसको? यहां से यहां तक का ग्राफ ये है। ठीक है, ये वाली वैल्यू कितनी है, 1 वैल्यू कहाँ लेता है साइन, π/2 पे लेता है। 1 वैल्यू कहाँ लेगा, π/2 पे अब 0 से पाई तक क्या है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट। 0 से π/2 फर्स्ट, π/2 से पाई सेकंड, इसमें तो पॉजिटिव वैल्यू ही ले रहा है सारी की सारी। फिर पाई से 3π/2 क्या होगा, पाई से 3π/2 होगा थर्ड क्वाड्रेंट, उसमें क्या होगा, उसमें नेगेटिव होगा। तो देखो ये नेगेटिव भी चल रहा है। यहाँ पे 3π/2 पे -1 वैल्यू ली है, फिर 3π/2 से लेके 2π, ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। मतलब π/2 जोड़ते जाना है, 0 से π/2, π/2 से पाई, पाई से 3π/2, 3π/2 से 2π, ऐसे चलते जाना है। ये वाला एंगल फिर कितना मिलेगा, 5π/2, और π/2 जोड़ते, ये वाला मिलेगा 3π। एकदम सिमिलरली पीछे -π/2, ये वाला एंगल कितना हो गया, -π/2 हो गया। ये वाला एंगल कितना हो गया, माइनस का पाई हो गया। ये वाला एंगल कितना हो गया, माइनस का 3π/2 हो गया। ये वाला एंगल कितना मिलेगा, माइनस का 2π। ये चलता जाएगा ऐसे साइन एक्स का। समझ में आया? तो ये तुम्हारा साइन एक्स का ग्राफ है। ये तुम्हारा किसका ग्राफ है, साइन एक्स का। ठीक है, मैं तुमको अब यहां से अगर एक इंपॉर्टेंट बात बोलूं कि साइन एक्स 0 कहां है, अगर साइन एक्स 0 है तो यहां से x क्या होगा, इफ साइन एक्स इज 0 देन x इज इक्वल टू, ये बात पूछ रहा हूं, साइन एक्स इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल, साइन 0 कहां कहां हुआ, देखो साइन एक्स जो है उसने 0 वैल्यू कहां कहां ली, एक तो इस 0 पे ली, फिर पाई पे ली, फिर 2π पे ली, फिर 3π पे ली, फिर 4π पे लेगा, 5π पे लेगा, -π पे 0, -2π पे 0, -3π पे 0। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि साइन एक्स की वैल्यू अगर 0 है तो x जो है ना वो nπ होगा। x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, nπ, बिल्कुल 180 के मल्टीपल पे। वेरी गुड नंदिनी, 180 के मल्टीपल पे। तो अगर साइन एक्स 0 है तो x की वैल्यू nπ होगी, और n क्या होना चाहिए यहाँ पे, n होना चाहिए एक इंटीजर। ये बात समझ रहे हो भाई, n की वैल्यू 0 रखोगे तो 0 आ जाएगा, 1 रखोगे तो पाई आ जाएगा, 2 रखोगे तो 2π आ जाएगा, 3 रखोगे तो 3π आ जाएगा। मल्टीपल ऑफ 90 नहीं बोलना है सुदेश, 90 के मल्टीपल पे कहाँ 0 है, 90 के मल्टीपल पे तो 1 भी है, 90 के मल्टीपल तो -1 भी है, 90 का मल्टीपल नहीं 180 का मल्टीपल। तो अगर साइन एक्स 0 है तो x क्या होगा फिर, nπ होगा। ये बात ध्यान रह जाएगी, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये क्या है तुम्हारी इंपॉर्टेंट बात है।
ये साइन एक्स की कहानी है। तो साइन एक्स की डोमेन क्या होती है? ऑल रियल। जैसा कि तुम देख रहे हो पूरी एक्स एक्सिस कवर हुई है। मैंने फंक्शन में ऐसे ही देखना सिखाया था ना कि जितनी एक्स एक्सिस कवर हुई है वो तो हो गई रेंज, डोमेन। तो इसने सारी एक्स एक्सिस कवर करी है तो इसकी डोमेन हो गई एक्स एक्सिस। और अगर वाई एक्सिस को देखोगे, वाई एक्सिस कितनी कवर हुई है? वाई एक्सिस -1 से लेके 1 तक की ही कवर हुई है। ये हो गई इसकी रेंज। यहां तक बात समझ में आई अच्छे से या नहीं आई? बताओ। सॉरी सॉरी, आवाज नहीं आ रही। सॉरी सॉरी। मैं बोल रहा हूं कि cos x और sin x में भी कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। जैसा sin x है वैसा का वैसा cos x बिहेव करता है। अगर sin x पता लग गया तो cos x भी पता लग गया। ठीक है। sin x की डोमेन ऑल रियल थी, वैसे ही cos x की डोमेन भी ऑल रियल है। sin x की डोमेन -1 से 1 तक थी तो cos x की भी, sin x की रेंज अगर -1 से 1 तक थी तो cos x की भी रेंज -1 से 1 तक ही होती है। सेम चीज है एकदम sin x और cos x की। अभी इसका ग्राफ भी देखेंगे उससे समझ आएगा। तो यानी कि अगर ये रेंज -1 से 1 तक है, यानी कि cos x की वैल्यू जो है, जो निकल के आएगी cos x की वैल्यू, तो cos x की जो मिनिमम वैल्यू है, cos x की मिनिमम वैल्यू होगी -1। cos x की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो होगी तुम्हारी +1। cos x मिनिमम तो हो सकता है -1 और मैक्सिमम हो सकता है तुम्हारा +1। ये हो सकता है cos x। जरा इसका ग्राफ बना के देखते हैं। इसका क्या करके देखते हैं? ग्राफ बना के देखते हैं। मान लिया यहाँ पे 0 है, यहाँ पे है π/6। अच्छा, साइन 0 क्या था? धन्यवाद सभी को गुरु पूर्णिमा की जो बधाइयाँ दे रहे हैं मुझे। थैंक यू सो मच उदय और विशाल, थैंक यू सो मच। चलो, तो 0 पे को साइन ने 0 पे कितनी वैल्यू दी? साइन ने 0 पे दी 0, पर कोस 0 कितना होता है? कोस 0 होता है 1, यानी कि कोस की 1 वैल्यू यहां से शुरू होगी। कोस की जो वैल्यू है 0 पे वो यहां से, कोस का ग्राफ यहां से शुरू होता है, साइन का ग्राफ यहां से शुरू हुआ था। फिर 30 डिग्री रखोगे। कोस 30 डिग्री कितना होता है? फंक्शन के अंदर क्या रखेंगे? π/6, 30 डिग्री रखेंगे। तो फंक्शन के अंदर जब 30 डिग्री रखेंगे तो कोस π/6 आएगा। कोस π/6 होगा √3/2, यानी कि 1 से छोटी वैल्यू है। तो फिर वैल्यू थोड़ी सी कम दिखेगी, ऐसे थोड़ी सी कम वैल्यू दिखेगी। फिर अगर और आगे चलोगे, 1 π/4 रख दिया, 45 डिग्री रख दिया, तो कोस π/4, कोस π/4 हो जाएगा 1/√2। कोस π/4 क्या हो जाएगा? 1/√2। ठीक है, ऐसे 1/√2 हो गया। फिर फिर π/3, कोस π/3 कितना होगा? कोस 60 डिग्री, 1/2। और कम हो रहा है, जैसे साइन एक्स बढ़ता जा रहा था ये कम होता जा रहा है, तो ये 1/2 हो गया। फिर उसके बाद 90 आएगा तो ये एकदम 0 बन जाएगा। ये ऐसे वैल्यूज चलती आ रही है तुम्हारी, ये ऐसे वैल्यूज चलती आ रही है।
ठीक है। अब पाई बाई 2 पे 0 बन गया। अब उसके आगे 120 डिग्री साइन कोस, कोस 120, कोस 120 डिग्री कितना होगा देखो, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होना चाहिए। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो यहां से जब वैल्यू निकालेंगे तो कोस 180 माइनस 60 डिग्री, यानी कि माइनस का कोस 60 डिग्री, कोस 60 कितना होगा 1/2, तो -1/2 हो जाए, नेगेटिव वैल्यू आ रही है। तो जब इससे आगे तुम नेगेटिव एंगल रखोगे 3π/2 रखोगे तो ये नेगेटिव वैल्यू देगा। निकालनी तो आई गई होंगी तुम्हें वैल्यूज। तो यहाँ से ऐसे चल के आ रहा है ये ग्राफ, फिर ऐसे आएगा यहाँ पे ऐसे आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद तुम रखोगे 135 डिग्री, 3π/4, 135 डिग्री पे देगा -1/√2, -1/√2। फिर उसके बाद चलोगे तुम 150 डिग्री पे, 5π/6, 150 डिग्री पे कितना देगा, -1/√2, -1/2। और फिर फाइनली जब तुम पाई रख दोगे तो पाई पे ये वैल्यू देता है -1, पाई पे कितनी वैल्यू देगा, -1। तो कोस एक्स का जो ग्राफ है यहां से कुछ ऐसे चलता हुआ जाएगा, कोस एक्स का जो ग्राफ है वो कुछ ऐसे चलता हुआ जाएगा, समझ रहे हो। फिर जब तुम माइनस का 30 डिग्री रखोगे, कोस -30 डिग्री, -30 डिग्री का मतलब क्या हो गया, देखो कोस -30 डिग्री ये लिखा हुआ है -π/6, यानी कि कोस -π/6, कोस -π/6। पर कोस पे तो माइनस का कोई असर होता नहीं, कोस पे तो माइनस का कोई असर होता नहीं है। तो कोस माइनस थीटा कितना बन जाएगा, कोस थीटा ही बन जाएगा। तो ये प्लस का ही √3/2 आएगा। यानी कि नेगेटिव एंगल अगर तुम रख भी रहे हो तो वैल्यू ऊपर ही मिलेगी, नीचे नहीं मिलेगी। नेगेटिव वैल्यूज पे भी एंगल क्या मिलेगा, वैल्यू क्या मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। तो ये ग्राफ यहां से फिर ऐसे चलता हुआ आएगा, जो तुम्हारा ग्राफ है वो कुछ ऐसे चलता हुआ आएगा, समझ रहे हो। फिर उसके बाद माइनस का π/4 रखोगे, वो -1/√2 होगा, ठीक है। फिर तुम माइनस का π/3 रखोगे, -60 डिग्री, वो -1/2 होगा। फिर तुम क्या रखोगे, थोड़ा सा मैं इसको फ्री हैंड बना रहा हूँ, तुम ग्राफ पे बनाओगे तो एकदम सही आएगा। और फिर क्या रख दोगे, -90 डिग्री, -π/2 पे 0 हो जाएगा। और फिर ये तुम्हारा आगे भी ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है। ये वाली वैल्यू 1 है तुम्हारी, ये वाली वैल्यू -1। अब तुम्हें ध्यान में क्या रखना है, तुम्हें ध्यान में ये ग्राफ रखना मत रखना, पर तुम्हें ये बात ध्यान रखनी है, मैं बता रहा हूँ अब। साइन का ग्राफ कहाँ से शुरू हुआ था, साइन का ग्राफ शुरू हुआ था 0 से, ठीक है। कोस का ग्राफ शुरू कहाँ से होगा, कोस का ग्राफ शुरू होगा 1 से। बस ये बात ध्यान रखनी है थोड़ी सी, एक तो ये यहाँ पे 0 है, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा 1 है। तो जो कोस का ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा जाएगा, यहाँ से शुरू होके ऐसा, ठीक है। ऐसा, ये कोस का ग्राफ ऐसे चलता हुआ जाएगा, ठीक है। बनेगा साइन जैसा ही, बस शुरुआत जहां से हो रही है वो थोड़ा सा ध्यान देना है, बनेगा ऐसा ही, ठीक है। शेप और अच्छी हमारी बुक्स के अंदर दिख जाएगा तुम। अच्छा, ये वाली वैल्यू तो हो गई कितनी, 1, ये वाली वैल्यू हो गई -1। अब एंगल्स को ध्यान से देखो, कोस 0 कहाँ हुआ है, ये वाला एंगल है π/2। अब π/2 जोड़ते चलेंगे, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ठीक है, ऐसे चलते चलेंगे। तो ये π/2 हो गया तुम्हारा। फिर π/2 के बाद ये क्या हो गया, पाई, कोस पाई -1। फिर उसके बाद 3π/2, फिर ये कितना है, ये 2π है, कोस 2π पे 1 वैल्यू देता है। फिर उसके बाद ये कितना है, 5π/2, ठीक है।
पीछे चलोगे तो ये वाला कितना है, माइनस का π/2 है, ये वाला कितना है, माइनस का पाई है, ये है माइनस का 3π/2। ये cos x का ग्राफ हो गया। ठीक है, अब मुझे जरा ये बताओ तुम, अगर मैं यहां पे तुमसे पूछूं कि इफ cos x इज इक्वल टू 0 तो x क्या होगा? कहां कहां पे cos तुम्हारा 0 दिख रहा है, बताओ जरा। अब की बार cos की वैल्यू 0 कहां कहां दिख रही है? एक तो यहां दिख रही है, देखो इस π/2 पे, फिर 3π/2 पे, फिर 5π/2 पे। तो इसको लिखूं कैसे? जैसे पीछे मैंने n लिख दिया था, इसको मैं कैसे लिखूंगा ये बताओ। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? मल्टीपल ऑफ 90, नंदिनी भी कह रही है मल्टीपल ऑफ 90। क्या 90 के सारे मल्टीपल हैं? अगर तुम n π/2 लिख रहे हो तो मुझे बताओ, अगर मैं n की वैल्यू 2 ले सकता हूं फिर? अगर मैं n की वैल्यू 2 ले लूं तो n π/2, ये तो पाई बन गया। क्या पाई पे 0 बन रहा है? क्या पाई पे 0 बन रहा है बताओ? पाई पे तो -1 वैल्यू है। तो π/2 का मल्टीपल तो है, ये बात तो तुम्हारी सही है, पर कौन सा मल्टीपल है ये ध्यान से देखो। π/2 का कौन सा मल्टीपल है ये ध्यान से देखो। यहां पे π/2 को 1 से गुना कराया हुआ है, यहाँ पे π/2 को 3 से कराया हुआ है, यहाँ पे π/2 को 5 से कराया हुआ है, यहाँ पे π/2 को -1 से करा हुआ है, -3 से। बहुत बढ़िया शिवम, बहुत बढ़िया। ओड मल्टीपल ऑफ π/2, ओड मल्टीपल ऑफ π/2। हमेशा कोस जो 0 होता है वो ओड मल्टीपल ऑफ π/2 पे होता है। और ओड और इवन नंबर को लिखते कैसे हैं? इवन नंबर को तो हम लिखते हैं 2n से। इवन नंबर कैसे लिखा जाता है? 2n से। और इवन नंबर के अंदर अगर एक जोड़ दोगे तो ओड बन जाएगा। तो 2n+1 ये हो गया ओड। ये नंबर इवन होता है और ये नंबर क्या होता है तुम्हारा? ओड होता है। समझ रहे हो मेरे बात? तो अगर ये ओड है तो ये मल्टीपल होना चाहिए π/2 का। ये क्या होना चाहिए? π/2 का ये मल्टीपल होना चाहिए। तो क्या मैं 2n+1 इंटू π/2 लिख सकता हूं? n क्या होना चाहिए तुम्हारा? इंटीजर होना चाहिए। क्योंकि ये चीज अभी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगी आगे, ये बात तुम्हें समझ आनी चाहिए। ये बात ऐसे हो गई, क्योंकि देखो अगर n की वैल्यू 0 लोगे, एंगल्स निकलते भी जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। अगर n की वैल्यू 0 लोगे, उसके अंदर n की वैल्यू 0 रखो जरा, 0 रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी? π/2 आएगी। ये वाला एंगल आ रहा है। अगर n की वैल्यू 1 लोगे तो यहाँ 1 रखोगे तो 2+1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो कितना बन जाएगा? 3π/2 बन जाएगा। n की वैल्यू 2 लोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 5π/2 आएगी। देखो वही वही आते जा रहे हैं सारे। अगर x की वैल्यू, n की वैल्यू -1 लोगे तो x कितना आएगा तुम्हारा? -π/2। ठीक है, तो ये सारे के सारे नंबर्स निकलते जा रहे हैं। तो अगर तुमसे कोई कह रहा है कि cos x 0 है तो x क्या होना चाहिए, तो उसको ये जवाब दोगे जो ये लिखा हुआ है सामने। अगर कोई तुमसे पूछ रहा है कि sin x 0 है तो x क्या होगा, तो उसको फिर ये जवाब दिया जाएगा सारा का सारा। ये तुम्हारा sin x और cos x का ग्राफ हो गया। समझ में आई? एक क्वेश्चन देता हूं मैं तुम्हें, मुझे बताओ कि इज द इक्वेशन, क्वेश्चन है तुम्हारे लिए इसी इन्हीं दो ग्राफ पे बेस्ड, इज द इक्वेशन cos स्क्वायर x माइनस का 5 cos x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 पॉसिबल? पूछ रहा है क्या ये इक्वेशन पॉसिबल है? 1 मिनट का समय लो जरा, थोड़ा दिमाग लगाओ। इज द इक्वेशन cos स्क्वायर x माइनस का 5 cos x प्लस का 6 इज इक्वल टू 0 पॉसिबल? क्या ये इक्वेशन पॉसिबल है? कोई नहीं विशाल, क्या ये इक्वेशन पॉसिबल है?
आदित्य कह रहा है। ये इक्वेशन तुम्हें क्या दिख रही है? क्या ये इक्वेशन तुम्हें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है कोस के अंदर? ये इक्वेशन मुझे क्या दिख रही है? कोस के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है। कोस के अंदर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको सोल्व तो किया ही जा सकता है। जैसे सिंपल मान लो मैं तुम्हें ये इक्वेशन दे देता, एक्स स्क्वेयर माइनस 5x+6, वैसी ही तो एक ये इक्वेशन है। इसके फैक्टर बना लेते तुम x-2 और x-3, वैसे इसके भी फैक्टर बन जाएंगे। अगर मैं इस इक्वेशन को सोल्व करा के देखूंगा तो ये बनेगा कोस x माइनस का 2 इंटू में कोस x माइनस का 3, ये फैक्टर बन जाएंगे इज इक्वल टू 0। तो या तो आइदर कोस x माइनस का 2 इज इक्वल टू 0 और कोस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से कोस x की एक तो वैल्यू आ गई 2 और एक कोस x की वैल्यू आ गई 3। क्या ये संभव है? इज दिस पॉसिबल? क्या ऐसा हो सकता है कि कोस की वैल्यू 2 या फिर 3 आ जाए? बोलो, क्या कोस कभी तुम्हें 2 या फिर 3 वैल्यू निकाल के दे सकता है? बताना मुझे जरा ये बात। क्या कोस एक्स तुम्हें कभी 2 या फिर 3 वैल्यू दे सकता है? बताओ, खुद से सोचो। मैंने अभी अभी तुम्हें कोस की डोमेन और रेंज बताई, नंदिनी मना कर रही है, नहीं हो सकता। आदित्य अब मना कर रहा है, पहले तो हाँ भर रहा था। काल भी मना, नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि कोस एक्स की जो वैल्यू है वो हमेशा 1 और -1 के बीच में रहती है। कोस की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं हो सकती, -1 से छोटी नहीं हो सकती। सेम चीज साइन के लिए भी है, सेम चीज साइन एक्स के लिए भी है। यानी कि ये इक्वेशन कह रही है कि कोस एक्स की वैल्यू या तो 2 या 3 होगी, जो कि एकदम गलत बात है। तो ये इक्वेशन पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। ये इक्वेशन तुम्हारी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एक और ऐसा ही क्वेश्चन करो। इज द इक्वेशन 3 sin square x माइनस का 2 sin x -1 इज इक्वल टू 0 पॉसिबल? क्या ये इक्वेशन पॉसिबल है? तो नंदिनी कह रही है कि है सर। देखें, काल मना कर रहा है, काल मना कर रहा है। देखते हैं, इसके फैक्टर बना लिए। 3 sin स्क्वायर x माइनस का 3 sin x प्लस का sin x माइनस का 1 इज इक्वल, ये फैक्टर बनाए होंगे। इन दोनों में से पहले दोनों में से 3 sin x कॉमन आएगा, यहाँ बच जाएगा sin x माइनस 1 प्लस में 1, यहाँ हो जाएगा sin x माइनस 1 इक्वल टू 0।
दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? साइन एक्स माइनस वन कॉमन आ रहा है, इंटू में 3 साइन एक्स प्लस का 1 इज इक्वल टू आइदर साइन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और साइन एक्स प्लस 3 साइन एक्स प्लस का 1 इज इक्वल। ठीक है, ये तो कह रहा है कि साइन एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? -1। और ये कह रहा है कि साइन एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? -1/3। कौन सी वैल्यू समस्या करती हुई लगी भाई? जो मना कर रहे हैं उनको कौन सी वैल्यू समस्या कर रही है? -1 समस्या कर रही है या -1/3? साइन कौन सी वैल्यू नहीं ले सकता बताओ? साइन एक्स कौन सी वैल्यू नहीं ले सकता? क्या साइन एक्स -1 वैल्यू नहीं ले सकता बताओ? अच्छा, यहाँ पे -1 आएगा, सॉरी, यहाँ पे -1 आएगा, मैंने प्लस लिख दिया गलती से। क्या साइन एक्स 1 वैल्यू नहीं ले सकता बताओ? बिल्कुल ले सकता है, साइन 1 वैल्यू लेता तो है, क्या समस्या है? और साइन एक्स क्या -1/3 वैल्यू नहीं ले सकता? -1/3 वैल्यू -1 से तो इधर ही आएगी। -1/3 जो वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच की ही तो है, या नहीं है? या इसके बाहर की है? बाहर की तो नहीं है, तो ले सकता है। तो साइन एक्स ये भी ले सकता है, ये इक्वेशन पॉसिबल है, यस। ठीक है, ये इक्वेशन तुम्हारी पॉसिबल होगी। अच्छा, अगर कोई सवाल तुम कर रहे हो, ऐसी एक इक्वेशन सोल्व कर रहे हो और उसके अंदर एक वैल्यू तो आ जाए, साइन एक्स की वैल्यू तो मान लो 2 आ गई और एक साइन एक्स की वैल्यू माना 1/2 आ गई, इस इक्वेशन को पॉसिबल बोला जाएगा? या तो ये या फिर ये, और या तो ये या फिर ये। क्या ये इक्वेशन पॉसिबल बोली जाएगी? अगर ये आ जाए तो मान लो तुमने इक्वेशन सोल्व करी और ऐसा कुछ दिख जाए, एक वैल्यू तो सेटिस्फाई कर रही है, तुम्हारी रेंज में बैठ रही है, और एक वैल्यू रेंज में नहीं बैठ रही, उस केस में सेटिस्फाई कराओगे या नहीं कराओगे बताओ? उस केस में सेटिस्फाई कराएंगे या नहीं कराएंगे? आदित्य मना कर रहा है, फूल बाबू कह रहा है हाँ, बिल्कुल कराएंगे। ठीक है, बिल्कुल कराएंगे, उसको हम बोलेंगे कि वो इक्वेशन सेटिस्फाइड है। क्योंकि अगर एक वैल्यू भी मुझे ऐसी मिल जाती है जिसके लिए मेरी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि मुझे अगर एक भी वैल्यू ऐसी मिल गई जिसके लिए मेरी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, तो फिर वो सेटिस्फाई मानी जाएगी, वो पॉसिबल हो जाएगी। तो जो भी इक्वेशन देगा उसके लिए एक ये वैल्यू तो मिल गई ना साइन एक्स की, जिसके लिए इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। तो अगर एक भी वैल्यू मिल जा रही है भाई, ये तो रिजेक्ट हो जाएगी, इसको तो हम कर देंगे रिजेक्ट, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि साइन एक्स की वैल्यू 2 नहीं हो सकती। पर ये सेटिस्फाई कर देगी, ये क्या कर देगी? सेटिस्फाई करा देगी। तो ऐसी इक्वेशंस क्या हो जाएंगी? पॉसिबल हो जाएंगी। ठीक है, इस तरीके का कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। अब नेक्स्ट आता है तुम्हारे पास थर्ड, दो फंक्शन हो गए, तीसरा फंक्शन आता है कोसिकेंट फंक्शन। उससे पहले मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, उससे पहले मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि मान लो मैं कह रहा हूं कि जो x है ना, x या एक नंबर है a, ये जो नंबर है ये -1 से 1 के बीच का एक नंबर है, जो a है वो -1 से 1 के बीच में है। तो मुझे बताओ कि 1/a क्या होगा? इस नंबर का रेसिप्रोकल कहाँ जाएगा? एक बार दिमाग लगाओ 1 मिनट के लिए और बताओ। रेसिप्रोकल देखो से बाहर, वेरी गुड नंदी। बताओ, अगर a की वैल्यू -1 से 1 के बीच में है तो इसके रेसिप्रोकल्स देखो कहाँ आ जाएंगे।
देखो माना कि ये a है तुम्हारा, यहाँ पे ये a है -1 से लेके 1 तक, और ये तुम्हारा क्या है 1/a। देखते हैं जरा, ये a की वैल्यू है, ये 1/a की वैल्यू है, ठीक है। अगर तुमने -1 का रेसिप्रोकल किया, बारी बारी देखते हैं, तुम्हारा जो a है वो -1 से लेके 1 तक है, ये तुम्हारा a है, तो 1/a देखते हैं। अगर तुमने -1 लिया तो -1 का रेसिप्रोकल तो -1 ही हो गया। अगर तुमने -1 लिया तो -1 का रेसिप्रोकल तो -1 ही हो गया, वैल्यू रख दो इसके अंदर। अगर तुमने मान लो यहां से वैल्यू ले ली माइनस का 0.9, -0.9 की वैल्यू कहां मिलेगी, उसका रेसिप्रोकल करो जरा, माइनस का 1/0.9, यानी कि माइनस का 10/9। 10/9 का मतलब क्या है, माइनस का 1.1, तो -1.1 इधर मिलेगा कि इधर, इधर मिलेगा, इधर, यहां गए। अगर मान लो तुमने माइनस का 1/2 ले लिया, माइनस का 0.5 ले लिया, ये भी मिलेगा -0.5। -0.5 का रेसिप्रोकल कितना होगा, माइनस का 10/5, यानी कि 2, -2 तुम्हें और इधर मिलेगा। यानी कि जितना मैं अंदर जाता जा रहा हूं, जितना मैं अंदर जाता जा रहा हूं, उतना ये नंबर्स को बाहर फेंकता जा रहा है। जितना अंदर जाते जाओगे, तुमने अगर माइनस का 0.00001 रख दिया और इसका रेसिप्रोकल करने चले तो ये सारी जीरो ऊपर चली जाएगी, 10,000 बन जाएगा नेगेटिव में, नेगेटिव में 10,000 बन जाएगा। तो ये जितना अंदर जाओगे उतना बाहर आएगा। अगर तुम जीरो का रेसिप्रोकल करने चले तो जीरो का रेसिप्रोकल तो हो भी नहीं सकता है, जीरो का रेसिप्रोकल तो कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि अपॉन में जीरो बन जाएगा। तो यहाँ पे एक ऐसा नंबर भी मिल रहा है जो समस्या भी कर रहा है, यहाँ पे एक ऐसा नंबर मिल रहा है जो समस्या भी कर रहा है। 1 का रेसिप्रोकल देखोगे तो 1 बनेगा, इधर से 0.5, जैसे वो नेगेटिव वालों को उधर फेंक रहा था, या अगर तुम 0.5 लोगे तो वो आएगा 2, वो इधर आएगा, वो बाहर की तरफ आएगा। जितना पॉजिटिव में अंदर जाओगे उतना पॉजिटिव में बाहर मिलेगा। तो अगर a की वैल्यू 0 से -1 से 1 के बीच में है तो 1/a की वैल्यू -1 से पीछे और 1 से आगे मिलेगी। क्या इस बात से एग्री करते हो, समझ में आई ये बात? तो अगर a की वैल्यू -1 से 1 के बीच में है तो 1/a की वैल्यू क्या मिलेगी, -∞ से -1 तक, और यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी। हाँ है ना? मुझे नहीं पता विशाल। पहली बात तो ये बताओ, क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई सभी को? अगर a की वैल्यू -1 से 1 तक है तो 1/a की वैल्यू -∞ से -1 तक और 1 से इन्फिनिटी तक होगी। दूसरी बात एक और, क्या इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख दूं तो कोई समस्या है कि सारे के सारे रियल नंबर में से, ये सारे के सारे जो रियल नंबर दिख रहे हैं, इसके अंदर से -1 से 1 तक का ओपन इंटरवल हटा दो। ये देखो, ये बीच का जो व्हाइट वाला एरिया दिख रहा है, ये व्हाइट वाला एरिया अगर मैं पूरी नंबर लाइन में से हटा दूं, ये जो व्हाइट वाला एरिया है अगर मैं इसको पूरी नंबर लाइन में से हटा दूं तो वो ही दिखेगा कि सारे रियल नंबर में से -1 से 1 तक का जितना भी रियल नंबर का वाला पार्ट है उसको हटा दो। तो या तो ये लिखो या ये लिखो, इसमें कोई डिफरेंस थोड़ी ना है, दोनों बातें ठीक है। एग्री करते हो? अगर एग्री करते हो तो तीसरा फंक्शन हो गया है f(x) इज इक्वल टू, और चौथा भी हो गया है f(x) इज इक्वल टू कोसिकेंट एक्स। कोसिकेंट एक्स को देखते हैं। कोसिकेंट एक्स क्या है? कोसिकेंट एक्स कोई नया फंक्शन थोड़ी ना है, ये साइन एक्स का रेसिप्रोकल ही तो होता है, ये तुम्हारा साइन एक्स का रेसिप्रोकल ही तो होता है। अब इसकी डोमेन बताओ क्या होगी, अगर मैं तुमसे इसकी डोमेन पूछने चला। अब देखो, कोसिकेंट का मतलब है 1/sin। अब ये बन रहा है एक फ्रैक्शन वाला फंक्शन, इसके अंदर तुम सारे के सारे साइन वाले डोमेन के एलिमेंट रख सकते हो, जो साइन के अंदर रखा था वही सारा का सारा इसमें भी रखा जा सकता है। पर एक समस्या है कि साइन जो है डिनोमिनेटर वाला जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है तुम्हारा वो जीरो नहीं होना चाहिए।
अगर वो 0 हो गया तो फिर कोसिकेंट डिफाइन नहीं होगा। और अभी अभी मैंने तुम्हें बताया था कि साइन 0 कहाँ होता है, साइन 0 कहाँ होता है, एन पाई पे। साइन 0 कहाँ होता है, एन पाई, पाई के मल्टीपल्स पे। तो इसकी डोमेन में सारे रियल नंबर्स आ जाएंगे, पर किसको छोड़ दो, एन पाई को छोड़ दो। तुम्हारे इसके डोमेन में सारे के सारे रियल नंबर्स आ जाएंगे, पर कौन नहीं आएंगे, एन पाई नहीं आएंगे। इनको हटा दो, क्योंकि इन पे क्या होगा तुम्हारा, साइन 0 बन जाएगा। इन पे क्या होगा तुम्हारा, साइन 0 बन जाएगा। समझ रहे हो, ये हो जाएगी इसकी डोमेन। और अगर मैं रेंज की बात करूं, अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं, तो रेंज क्या होगी, साइन जो है वो तुम्हारा -1 से 1 तक होता है। तुम्हें पता है साइन की वैल्यू -1 से 1 तक होगी। यानी कि इन नंबर्स का रेसिप्रोकल करना है, और इन नंबर्स का रेसिप्रोकल तुमने अभी अभी किया है कि नहीं किया है। अगर साइन -1 से 1 तक है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, -∞ से -1 तक होगा, और यूनियन 1 से इंफिनिटी तक होगा। एग्री करते हो या नहीं करते हो, या फिर और सारे के सारे रियल में से -1 से 1, कोई भी चीज लिख दो। ये दोनों चीजें तुमने अच्छे से पढ़ ली कुल नंदिनी। अगर मैं कोसिकेंट की मिनिमम वैल्यू पूछूं, कोसिकेंट की मिनिमम वैल्यू नहीं एग्जिस्ट करती, डज नॉट एग्जिस्ट। हमें नहीं पता क्या होगी, क्योंकि घटती जा रही है, घटती जा रही है, पता ही नहीं लग रहा है। -∞ तक जा रही है पीछे, -∞ का मुझे नहीं पता, तो हम बोलेंगे एग्जिस्ट नहीं करती है। सिमिलरली अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू की बात करूं, तो मैक्सिमम वैल्यू भी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, मुझे नहीं पता, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट। ठीक है, इसका ग्राफ देखो, इसका ग्राफ बड़ा खतरनाक ग्राफ होता है, बहुत अच्छा ग्राफ बनेगा। देखें इसका ग्राफ, देखो ये है 0, ये है π/2, ये है पाई, ये है 3π/2, ये है 2π, 3π/2, 3π, -π/2, -π, -3π। देखो सबसे पहले बताओ, मैं शुरुआत करने को बोल रहा हूं, मान लो यहां पे तुम्हारा 1 है, ये वाली वैल्यू मान ली 1 है, ये वाली वैल्यू क्या मान ली, π/2 पे कितना होगा, 90 डिग्री पे। इसके अंदर 90 डिग्री रखोगे तो साइन 90 तो 1 ही होगा, 1/1 होगा। यानी कि π/2 पे कोसिकेंट की वैल्यू है 1, π/2 पे कोसिकेंट की वैल्यू कितनी है, 1 है। अब 1 से छोटा तो आ नहीं सकता तुम्हारा, जब 0 रखोगे तुम, जब यहां पे इसके अंदर 0 रखोगे, क्या लिख दिया, अच्छा 5π/2 होगा। जब तुम इसके अंदर 0 रखोगे तो क्या होगा बताओ, जब इसके अंदर क्या रखोगे, 0 रखोगे, तो ये बनेगा 1/sin 0। 0 रखेंगे तो ये इंफिनिटी की तरफ भागेगा, है ना। तो जैसे ही मैं 0 की तरफ आऊंगा तो ये इंफिनिटी की तरफ ऐसे भागेगा, तो ये इंफिनिटी इधर से इंफिनिटी की तरफ ऐसे भागेगा, इंफिनिटी होगा नहीं, इंफिनिटी की तरफ भागेगा। और जब पाई रखोगे पाई, तो साइन पाई फिर से 0 होता है, साइन पाई 0 होता है, वो फिर 1/0 बनेगा, तो फिर इंफिनिटी की तरफ भागेगा, तो यहां से ही इधर से ऐसे जाए, तो ये कटोरी बन गई। एक कटोरियों का ग्राफ होता है कोसिकेंट एक्स, और सीकेंट एक्स भी कटोरियों का ही ग्राफ होता है। यहाँ पे तुम्हारा ये π/2 है, तो ये वाली जो लाइन है ये π/2 की है, ये 2π की है, ये 3π की लाइन है, ये है तुम्हारी -π की लाइन, ताकि तुम्हें थोड़ा सा समझ आ जाए। अब आगे चलो, 3π/2 पे कितना होगा, साइन 3π/2 होता है -1, तो 1/-1 कितना होगा, -1 होगा।
ये वाला कितना होगा, -1 होगा। अब पाई रखोगे तो ये देखो, ये कौन से क्वाड्रेंट में, पाई से लेके 3π/2 ये थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कोसिकेंट नेगेटिव होता है, तो ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ नहीं, ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ भागेगा। और इधर फोर्थ क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव होता है, तो ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ भागेगा। इधर से भी, इधर से भी ये कहाँ भागेगा, माइनस इन्फिनिटी की तरफ भागेगा। ये इसका ग्राफ बना, ठीक है। फिर अगर 5π/2 की बात करोगे तो 5π/2 पे भी ये कितना होता है, 1 होता है। और 3π की तरफ साइन 0 होता है, तो कोसिकेंट इन्फिनिटी की तरफ भागेगा, यहाँ पे भी इन्फिनिटी की तरफ भागेगा, ठीक है। अगर -π/2 की बात करोगे तो -π/2 पे -1 होता है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ भागेगा और माइनस इन्फिनिटी भागेगा। ये कोसिकेंट एक्स का ग्राफ हो गया। ये क्या हो गया, कोसिकेंट एक्स का ग्राफ। क्लियर हो गई बात, बोलो। ये कोसिकेंट एक्स का ग्राफ हो गया। एकदम ऐसे के ऐसे सीकेंट एक्स चलता है, देखो फोर्थ वाला, fx इज इक्वल टू सीकेंट एक्स। सीकेंट एक्स क्या होगा, वो 1/cos x होगा। वो क्या होगा, 1/cos x होगा। अब इसकी डोमेन में क्या आएगा, अगर इसकी डोमेन देखें हम, इसकी डोमेन में क्या मिलेगा, सारे रियल नंबर मिलेंगे, पर कौन हटेंगे बताओ, कमेंट करके बताओ जल्दी सी। इसकी डोमेन के अंदर क्या सारे रियल आएंगे, जल्दी से बताओ। रेंज तो वही है, -1 से 1 तक के नंबर्स का रेसिप्रोकल करना है, रेंज तो वही आएगी। -∞ से -1 का क्लोज, यूनियन 1 से इन्फिनिटी, या फिर ऑल रियल माइनस में -1 से 1 का ओपन इंटरवल। क्या रिमूव होगा 90 में से, ऑल रियल में से क्या रिमूव होगा, ये बताओ। 90 में से मैं क्या रिमूव करूंगा, ये बताओ। बिल्कुल नंदिनी, वेरी गुड। ओड मल्टीपल ऑफ π/2 रिमूव होंगे, क्योंकि हमने अभी अभी देखा था cos 0 कहां होता है, ये सेट रिमूव करना पड़ेगा। cos 0 मैंने कहां बताया था, cos x को मैंने 0 बताया था 2n+1 π/2 पे, तो ये रिमूव करना पड़ेगा, फिर वहां पे सीकेंट डिफाइन नहीं होगा। मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेंगी, मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू जो है तुम्हारी, दोनों ही एग्जिस्ट नहीं करेंगी। कोई तुमसे पूछ ले कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, तो बोलना कि एग्जिस्ट नहीं करती है। अब इसका ग्राफ भी एकदम कोसिकेंट जैसा ही बनता है, देखो बनाते हैं। मान लो यहाँ पे 0 है, π/2 है, पाई है, 3π/2 पाई है, 5π/2 है, 3π है ना, -π/2 है, -3π/2 ना। तो देखो, सबसे पहले शुरुआत करो 0 से, जो वैल्यू तुम्हें पता है। मान लो यहाँ पे तो 1 है, यहाँ पे क्या है, -1।
सबसे पहले शुरुआत करो जीरो पे, जीरो रखोगे तो कोस जीरो कितना होता है, कोस जीरो 1 होता है। और पाई बाई 2 रखोगे, ये लाइन तो हो गई तुम्हारी पाई बाई 2 की, ये लाइन हो गई 3 पाई बाई 2 की, ये लाइन हो गई 5 पाई बाई 2 की, लाइन हो गई पाई की, लाइन हो गई ना, ऐसे। तो जीरो रखोगे तो कोस जीरो कितना होता है, जीरो। और पाई बाई 2 रखोगे तो कोस जीरो बन जाएगा और वो इन्फिनिटी की तरफ भागेगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कोस क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है, तो ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ भागेगा। कहां भागेगा, प्लस इन्फिनिटी की तरफ। और माइनस पाई बाई 2 रखोगे तो भी प्लस इन्फिनिटी की तरफ, क्योंकि फिर फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ ही भागेगा। अब आ जाओ माइनस, फिर आ जाओ पाई पे, क्योंकि पाई पे वैल्यू पता है, कोस पाई कितना होगा, -1, कोस पाई होगा -1। फिर ये है सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है माइनस इन्फिनिटी की तरफ, थर्ड क्वाड्रेंट में भी कोस नेगेटिव होता है तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ भागेगा। ठीक है, 2 पाई की अगर बात करोगे तो कोस 2 पाई होता है 1, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव, है ना। अगर यहां देखेंगे तो माइनस पाई इंटरेस्टिंग है। कोस माइनस पाई कितना होगा, जल्दी से ये बताओ। अगर कोस माइनस पाई देखोगे तो ये बनेगा कोस पाई ही, और कोस पाई कितना होता है, -1 होता है। कोस पाई कितना होता है, -1 होता है, तो यहां कितना आ जाएगा, -1। और 3 पाई बाई 2 पे भी इन्फिनिटी की तरफ, और -3 पाई। ये सीकेंट एक्स का ग्राफ हो गया। ये किसका ग्राफ हो गया, सीकेंट एक्स का। बड़े अटपटे लग रहे होंगे तुम्हें, है ना, पर ये थोड़ा सा दिमाग में रखना, बोर्ड के लिए ये इतने जरूरी नहीं है। बोर्ड्स के लिए नहीं करा रहा हूं मैं ये, बोर्ड्स के लिए इतना करना कोई जरूरी नहीं है, ग्राफ व्राफ बोर्ड में इतने जरूरी होते भी नहीं है, बाकी कंपटीशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये हो गया सीकेंट एक्स का, दो और बचते हैं, उनको और निपटाते हैं। ठीक है, एक तो बच गया tan x और एक बच गया सीकेंट एक्स। उनका ग्राफ एकदम अलग होता है, वो अलग से चलते हैं, ठीक है, उनको अलग से देखेंगे। फिफ्थ आ गया तुम्हारा एफ एक्स इज इक्वल टू tan x, है ना। tan x का ग्राफ देखेंगे, tan x में बताओ क्या पुट कर सकते हो, tan x की डोमेन बताओ जरा, शाबाश, देखें जरा tan x की डोमेन बताओ जल्दी से। tan x क्या होगा, tan x तुम्हारा यही तो है, sin x अपॉन cos x। tan x क्या होता है हमारा, sin x अपॉन cos x। तो क्या जीरो नहीं होना चाहिए, cos x जीरो नहीं होना चाहिए। जहां पे cos जीरो हो जाएगा वहां समस्या हो जाएगी, जहां पे तुम्हारा cos जीरो हो जाएगा वहां पे क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। cos जीरो अभी अभी तुमने देखा है कहां पे होगा, cos जीरो तुमने देखा है कि कहां होगा, cos जीरो कहां होता है, वही 2n+1 पाई बाई 2 पे, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, ये हो गई tan x की डोमेन। और अगर इसकी रेंज की बात की जाए तो इसकी रेंज होती है ऑल रियल, की रेंज होती है ऑल रियल। मतलब ऑल रियल का मतलब -इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक की ये सारी वैल्यूज लेता है।
माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक की ये सारी की सारी वैल्यूज लेता है। यानी कि इसकी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू जो है, मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू अगर कोई तुमसे पूछेगा tan x की, तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट। ठीक है। अब देखो इसका ग्राफ बनाते हैं, इसका ग्राफ भी अच्छा खासा बनता है। यहां मान लो 0 है, π/2, पाई, 3π/2, 2π, 5π/2, -π/2, -π। ठीक है। अब tan 0 कितना होता है बताओ, tan 0 कितना होता है, tan 0 होता है 0। और जैसे ही π/2 रखोगे, जैसे ही π/2 रखोगे, 90 डिग्री रखोगे, तो 90 डिग्री पे किसको समस्या हो जाएगी, cos 0 बन जाएगा। cos 0 बनते ही फिर ये इंफिनिटी की तरफ भागेगा। अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ये तो हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो वो प्लस इंफिनिटी की तरफ भागेगा, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर वो माइनस इंफिनिटी की तरफ भागेगा। ये बात समझ पा रहे हो? अभी तक हमारे जो थे वो ऐसे सेम सेम से ही चल रहे थे, ये उल्टा करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस होगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। तो अगर मैं देखूं कि 0 से ये प्लस इंफिनिटी की तरफ तो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और माइनस इंफिनिटी की तरफ जाएगा ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ये इसका ये ग्राफ बना। सिमिलरली फिर आगे आगे जब देखोगे तो tan पाई कितना होगा, tan पाई 0 होगा, tan पाई कितना होगा 0। अब इससे पीछे तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है, और इससे आगे थर्ड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होगा, है ना। तो यहां से अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो क्या ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा, यस और नो लिख के बताओ, ये बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना। ये हो गया तुम्हारा 5π/2। 2π पे tan कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि जहां जहां पे साइन 0 होगा, भाई जहां जहां पे साइन 0 होगा वहां वहां पे tan भी 0 होगा। तो साइन कहाँ 0 होगा, पाई पे होगा, 0 पे होगा, 2π पे होगा, तो 2π पे भी 0। अब 2π से 5π/2 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, और ये फोर्थ हो गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में टेंजेंट क्या होता है, नेगेटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव होता है। यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, तो यहां से घूमेगा ये प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी की तरफ। तो यहां से तो ये जाएगा ऐसे, यहां से जाएगा ऐसे, -π पे ये 0 होगा, -π पे ये 0 होगा, यहां से ऐसे जाएगा और यहां से ऐसे। ये तुम्हारा tan x का ग्राफ हो गया। बोलो समझ आया कि नहीं आया, ऐसे चलते जाएगा ये, इतना ही नहीं है और भी चलते जाएगा। समझे या नहीं समझे बताओ, क्या ये बात क्लियर हो गई अच्छे से? सिक्स्थ, कोसिकेंट एक्स के बाद आता है सीकेंट एक्स, सॉरी कोट एक्स। कोट एक्स की डोमेन तुम बताओगे सारे के सारे, कोट एक्स की डोमेन बोलो जल्दी से क्या होगी।
कोट एक्स की डोमेन बताओ सारे के सारे क्या होगी। रेंज होगी ऑल रियल, रेंज में बता देता हूं, रेंज होगी ऑल रियल और मिनिमम वैल्यू इसकी एग्जिस्ट नहीं करेगी। मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू जो है डज नॉट एग्जिस्ट। हाँ वेरी गुड नंदिनी, वेरी गुड विशाल। क्या होगी, सारे रियल नंबर्स आ जाएंगे, पर हटाना किसको है, हटाना उनको है जहां पे साइन जीरो बनेगा। साइन जीरो कहां बनेगा, एन पाई पे, एन बिलोंग्स टू इंटीजर। ये हो गई कोट एक्स की डोमेन और रेंज। ठीक है, इसका ग्राफ भी वैसा ही चलेगा जैसे जैसे कि tan का ग्राफ चल रहा था, वैसे ही इसका भी ग्राफ चले। तो 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 2 पाई 5 पाई बाई 2 3 पाई माइनस पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 2 माइनस पाई, है ना। अब कहाँ जीरो होगा, जीरो वहां होगा जहां कोस जीरो होगा। समझ रहे हो, अब इतने ग्राफ बना दिए, अब तो समझ में ही आ जाना चाहिए। जहां पे कोस की वैल्यू जीरो होगी वहां पे ये जीरो होगा। कोस की वैल्यू जीरो कहाँ होगी, 90 पे, 3 पाई बाई 2 पे, 5 पाई बाई 2 पे, यहां जीरो होगी। माइनस पाई बाई, ये मैंने गड़बड़ लिख दिया ना, ये एंगल उल्टे लिख दिए, उल्टे लिख दिए। यहाँ पे माइनस का पाई आएगा, यहाँ पे माइनस का 3। कहाँ कहाँ पे जीरो होगा, माइनस पाई बाई 2 पे, माइनस 3 पाई बाई, है ना। तो अब अगर हम देखें, यहां से लाइन खींच लेते हैं, पाई के बाद एक 2 पाई से लाइन खींच, 3 पाई से खींच, फिर माइनस पाई से खींच ले लाइन खींच। अब देखो 90 पे जीरो, ये वाला है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये वाला है सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोट नेगेटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होता है। और जीरो रखोगे तो साइन जीरो जीरो, साइन पाई भी जीरो, है ना। तो जीरो रखा तो ये प्लस इंफिनिटी की तरफ भागेगा, और पाई रखा तो ये माइनस इंफिनिटी की तरफ भागेगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। अगर मैं देखूं यहां से कैसा बिहेवियर शो करेगा, यहां से तो जाएगा ये कुछ ऐसे, यहां से जाएगा ऐसे, ये इसका ग्राफ दिखेगा। सिमिलरली एकदम 3 पाई बाई 2 है, ये तुम्हारा थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ है। थर्ड में पॉजिटिव, फोर्थ में नेगेटिव। यहां से भी एकदम ऐसी ही शेप दिखेगी तुम्हें जैसी यहां से दिखे, यहां से ऐसे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये, ठीक है। यहां से जीरो, यहां से ऐसे। ये कोटेक्स का ग्राफ हो गया। बोलो यहां तक ये बात समझ में आई या नहीं आई, जल्दी से बताएंगे। जल्दी बोलो। अब मैं तुम्हें एक दो क्वेश्चन देता हूं, अब मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूं, फिर बताना। ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ हो गए, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन, रेंज, सब कुछ हो गई। ठीक है, ये थोड़ा बीच में एक अलग पोर्शन था फॉर्मूले वालों से हटके, अब आगे वैसा ही पोर्शन फिर से आ जाएगा, कैलकुलेशन वाला और वो सब, वो जल्दी जल्दी हो जाएगा। ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट था, ये करना जरूरी था।
जैसे कि अब मैं एक दो क्वेश्चन पूछता हूं तुमसे, बताओ। इज द इक्वेशन फोर सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 8c प्लस 1 इज इक्वल टू 0 पॉसिबल? बताओ। क्या ये इक्वेशन पॉसिबल है? अब देखो, सीकेंट स्क्वायर में नहीं डील करना आ रहा है। अगर सीकेंट स्क्वायर में नहीं डील करना आ रहा है तो हम किस में डील करेंगे? कोस में डील करेंगे। वैसे तो सीधा सीकेंट में भी कर सकते हो, तुम्हें सीकेंट की डोमेन रेंज भी पता है और तुम्हें कोस की भी पता है। पर कई बार ना हम सीकेंट में कम कंफर्टेबल होते हैं, कोस में ज्यादा होते हैं। कोस को देखना इजी है, तो सीकेंट को मैं क्या कर सकता हूं, कोस में भी कन्वर्ट कर सकता हूं। ऐसे कर लो, कोस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा दो। कोस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा दोगे पूरी इक्वेशन को, यहां तो बन जाएगा 4 माइनस 8 कोस एक्स प्लस का कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। यानी कि एक कोस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, कोस स्क्वायर एक्स माइनस का 8 कोस एक्स प्लस का 4 इज इक्वल टू। क्या इसके फैक्टर बनेंगे? फैक्टर तो नहीं बनने वाले इसके, इसके फैक्टर तो नहीं बनेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कोस एक्स कितना आएगा, माइनस का बी यानी कि माइनस में माइनस का 8 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर। बी स्क्वायर कितना होगा 64 माइनस का 4ac माइनस का 16, 4 चौके 16 अपॉन में 2a यानी कि 2 हो जाएगा। ये 8 प्लस माइनस रूट 48/2। ये रूट 48 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 48 में से 16 बाहर आ जाएगा, है ना। तो 8 प्लस माइनस 4√3/2। अब ये वैल्यू देखो 1 के बीच में है या नहीं है, -1 से 1 के बीच में है या नहीं है, कैसे पता लगेगा? 4√3 अप्रोक्सीमेटली निकालना पड़ेगा। √3 की वैल्यू होती है 1.73। तुम्हें क्या देखना पड़ेगा? तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि ये जो वैल्यू आई है ये -1 से 1 के बीच में है भी या नहीं है, ये देखना पड़ेगा। तो 4√3 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल लो। √3 कितना होता है, 1.73 होता है अप्रोक्सीमेटली। √3 कितना होता है, 1.73 होता है। तो ये कितना बन जाएगा तुम्हारा, 4 3 12 28 और 1 29, 4.92। 12 और 1 28 29, नहीं नहीं 6.92 होगा, है ना। तो ये अप्रोक्सीमेटली 6.92 है, यानी कि 8 प्लस माइनस 6.92 अपॉन 2। यानी कि एक बार तो क्या करोगे 8 प्लस 6.92/2 और एक करोगे 8 माइनस 6.92/2। ये तो कितना हो गया 14.92/2। ये कितना हो गया तुम्हारा 1.08/2। ये वैल्यू तो हो ही नहीं सकती है, तो 7 से भी बड़ी वैल्यू है, 7 से भी बड़ी है। इसको अगर देखो तो ये कितना है 0.54 है, ये कितना है 0.54 है। ये चली गई -1 से 1 के बीच में।
ये जो वैल्यू है ये -1 से 1 के बीच में चली गई, कोस जो है ये वैल्यू बिल्कुल ले सकता है, तो यस दिस इक्वेशन इज पॉसिबल। यस, ये इक्वेशन क्या हो जाएगी तुम्हारी, पॉसिबल हो जाएगी। क्लियर हो गई बात। अच्छा देखो, एक इंटरेस्टिंग चीज है, टैन और कोट की डोमेन और रेंज देखो। टैन और कोट की tan x की रेंज -∞ से +∞ है। tan x -∞ से लेके +∞ तक कोई भी वैल्यू ले सकता है। सिमिलरली कोट भी -∞ से +∞ तक कोई भी वैल्यू ले सकता है। अब इसकी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दे तो इसमें क्या समस्या आ सकती है, तुम्हें क्या लग रहा है? इसके अंदर अगर समस्या आएगी तो ये आएगी कि कोई रियल रूट ही ना निकले, क्योंकि कितना भी निकल जाए वो सारी की सारी वैल्यू इसमें तो मिलेगी। अगर बाई चांस रियल निकल गया, 1 से बड़ा 1 से छोटा, पॉजिटिव नेगेटिव रूट, टैन और कोट सारी वैल्यूज ले सकते हैं। पर समस्या क्या है? समस्या यहां पे सिर्फ इतनी आ सकती है कि ये इमेजिनरी बन जाए, ये रियल ही ना आए। जैसे कि ये क्वेश्चन करते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैन tan x प्लस कोट एक्स इक्वल टू 5/2 या 3/2? क्या tan x और कोट x का सम कभी 3/2 हो सकता है? ये क्वेश्चन पूछा है। क्या tan x और कोट x का जो सम है कभी 3/2 हो सकता है? इसको सोल्व करके देखते हैं क्या बात बन रही है, क्या बात नहीं बन रही, उसके बेसिस पे डिसाइड करेंगे। क्योंकि tan को कोट में कन्वर्ट किया जा सकता है, कोट को tan में किया जा सकता है, तो हम किसी भी एक में कर लेंगे। जैसे कि मैंने कोट x को क्या लिख लिया, 1/tan x लिख लिया। कोट x को मैंने क्या लिख लिया, 1/tan x लिख लिया। ठीक है, जो कितना आ गया, इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, tan x से पूरी इक्वेशन को गुना करा दो, ये जाएगा tan² x प्लस 1 इज इक्वल टू 3/2 tan x। 2 से भी मल्टीप्लाई करा दो, ये कितना हो जाएगा, 2 tan² x प्लस का 2 इज इक्वल टू 3 tan x। 2 tan² x माइनस का 3 tan x प्लस का 2 इज इक्वल, इसके फैक्टर बन रहे हैं, 2 दूनी 4, फैक्टर नहीं बनेंगे इसके फैक्टर ही नहीं बन रहे, तो हमें इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सोल्व करना पड़ेगा। तो tan x कितना बनेगा, माइनस का b प्लस माइनस √b², -3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा, माइनस का 4ac, माइनस का 4ac अपॉन में 2a ये होगा। तो 3 प्लस माइनस 9 माइनस 16/4 हो जाएगा, यानी कि कितना हो गया, 3 प्लस माइनस √-7/4। ये तो इमेजिनरी आ गए, ये तो क्या आ गया, ये तो रियल ही नहीं आए, नो रियल रूट, नो रियल रूट। tan को तो बस इतना चाहिए था कि रियल रूट आ जाए, tan x को सिर्फ कितनी रिक्वायरमेंट थी कि बस रियल रूट मिल जाए, और इससे ज्यादा उसको रिक्वायरमेंट नहीं थी tan को। समझ आ रही है मेरी बात? अगर कैसा भी रूट आता, ये पॉजिटिव रियल पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आता तो सेटिस्फाई हो जाता, पर अब यहां पे रियल ही नहीं निकला। देखो, अगर रियल नहीं निकला तो ये इक्वेशन नॉट पॉसिबल। रियल ये सबको संभाल लेता, पर इमेजिनरी को नहीं संभाल पाए। बोलो, क्या आज की क्लास समझ में आई? थोड़ी सी लेवल में सही हो सकती है, पर कुछ घुसा दिमाग में या नहीं घुसा, बताओ मेरे को जल्दी से। बोलो, आज पूरी क्लास में लाइट भी नहीं थी, देख रहे हो स्वेट दिख रहा है तुम्हें, कितना स्वेट आ गया मुझे। बोलो, समझ आया? आज के लिए बस इतना ही करेंगे, हमारा टारगेट अचीव हो गया। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम करेंगे आगे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, आगे फॉर्मूला बेस्ड चीज़ें करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला बेस्ड ही है सारी चीज़ें, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, फॉर्मूला बताऊंगा उस पर सवाल करना है बस, और कुछ नहीं करना। फॉर्मूला करना है उस पर सवाल, फॉर्मूला करना है उस पर सवाल, है ना?
अभी आई है लाइट, पता है पूरी क्लास में नहीं थी, स्टूडियो में हो जाती है गर्मी। खैर कोई नहीं, मेहनत खराब नहीं होनी चाहिए, मेहनत का कुछ फ़ायदा होना चाहिए। चलो तो हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की डीपीपी के अंदर तुम्हें मिलेंगे ग्राफ बनाने के क्वेश्चन। कोशिश करना ग्राफ बन जाए, नहीं तो बाकी जो मैंने कराया है इसको रिवाइज कर लेना, ये भी काफ़ी है। ग्राफ बनाना कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इनका, जो डीपीपी है उसको एक बार देख लेना, हो जाए तो अच्छी बात है। चलो तो अब मिलेंगे हम अगली क्लास में। कुछ पूछना है तो पूछो, कोई डाउट कोई समस्या है तो पूछो, नहीं तो फिर हम मिलते हैं कल। ये कैसा डाउट है विशाल। चलो तो फिर अब मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे हम टॉपिक्स को, इसको रिवाइज कर लेना। मेरे को उम्मीद है क्लास हेल्पफुल लगी होगी। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू ऑन वेंसडे। बाय बाय, टेक केयर। पढ़ाई करना, डीपीपी ट्राई करना।